ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहाँ पर देश विदेश से लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया करते थे। जी बिल्कुल सही, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी की। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि एक टाइम पर वो यूनिवर्सिटी कहीं खो सी गई, तो चलिए जानते हैं। पर नालंदा विश्वविद्यालय की मिस्ट्री जानने से पहले हम जान लेते हैं नालंदा के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा तो जाओ फटाफट से फॉलो करो, जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर साल आज के समय में हमारे यहाँ के लाखों स्टूडेंट बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क जैसी कई यूनिवर्सिटी आज के टाइम में फेमस हैं। पर आज से लगभग 1500 साल पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज से 1500 साल पहले अलग अलग देशों से लोग हमारे भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे। हमारे भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय से। नालंदा विश्वविद्यालय में चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे कई देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा भारतीय राज्य बिहार के राजगीर शहर में स्थित है। आज के टाइम में बोलोना यूनिवर्सिटी को सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, पर इससे भी पहले स्थापना हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग जो कि यहाँ 7वीं सेंचुरी में आए थे, उनके मुताबिक 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्ता वंश के शासक कुमार गुप्ता प्रथम ने की थी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर के बना है, ना, अलम और दा। इसका अर्थ होता है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। और यह यूनिवर्सिटी 57 एकड़ एरिया में फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसी और भी कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में केवल पूरी दुनिया भर का ज्ञान नहीं बल्कि दुनिया से भी कई ज्यादा बढ़कर के ज्ञान था, और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा पाएंगे। सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। यह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि सब पुस्तकों, ग्रंथों और मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिलाकर 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। इसमें 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें थीं, जिसमें आयुर्वेद से लेकर यूनिवर्स तक का सारा ज्ञान था। यह यूनिवर्सिटी 3 बहुमंजिला इमारतों से मिलकर बनी थी, जिसका नाम था रत्नसागर, रत्नोदती, रत्नरंजक। इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड थे, जिसमें मंदिर, मोनेस्ट्रीज, क्लासरूम, हॉल्स, स्तूपास, लेक्स, पार्क्स और लॉर्मेट्रीज हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर्स सब अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। ऐसा माना जाता है आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की थी और जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, वह 6th सेंचुरी में इस नालंदा विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे के रूप में दिया था। फिर गौतम बुद्ध ने अगले 3 महीने तक बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड किया और एक समय के बाद यह जगह बुद्धिज्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। यह यूनिवर्सिटी पूरे देश विदेश में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, और इतना ही नहीं, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कोई फीस भी नहीं देनी पड़ती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुना, पद्मसंभव और ह्यूनसांग जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। लेकिन आपको एक बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई जगह, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी या फिर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए तो उसके खिलाफ में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ नालंदा विश्वविद्यालय के साथ। नालंदा पर 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए, जिसके 2 आक्रमणों के बाद में नालंदा को रिबिल्ड कर लिया गया, पर तीसरा आक्रमण इसके लिए बेहद खतरनाक साबित हुआ। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में मेहर कुल के नेतृत्व में हुणस ने किया था। हुणस बेसिकली एक सेंट्रल एशियन ट्राइबल ग्रुप होता है, जिसने खाइबर पास के थ्रू इंडिया में एंटर किया था। हुणस के इन्वेजन इंडिया पर गुप्ता एम्पायर के समय मतलब 4th to 6th सेंचुरी CE के बीच हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के सक्सेस इस बार नालंदा को रिबिल्ड करके इसकी बिल्डिंग और भी ज्यादा बड़ी कर देते हैं। नालंदा पर दूसरा अटैक 7th सेंचुरी में बंगाल के गौदास राजवंश द्वारा किया गया था। इस आक्रमण के बाद बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन नालंदा को रिबिल्ड करते हैं। लेकिन जो तीसरा अटैक नालंदा पर होने वाला था, वो नालंदा के लिए सबसे खतरनाक और सबसे बुरा साबित होने वाला था। तीसरा आक्रमण था टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का। नालंदा पर इसका आक्रमण 1193 AD में हुआ था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी स्टोरी, फिर आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के कबीले से आया बख्तियार दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादा बनाकर आया था, लेकिन वह यहाँ भारत में आकर के काम ढूंढने में असफल रहा। लेकिन फिर भी वो भारत छोड़कर नहीं गया और कुछ वर्षों के बाद उसने भारत के इंडियन आर्मीज में अपनी जगह बना ली। गड़ेर राज्य की सेना से उसने कई युद्ध लड़े और जिसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन अवध के कमांडर के नीचे उसे सेना का मुखिया बना दिया गया। फिर उसके बाद उसे बिहार बॉर्डर बेस के 2 गांव संभालने का काम दिया गया। उसके बाद बख्तियार ने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला करके उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा है जब खिलजी का स्वास्थ्य बेहद बिगड़ने लगा, तो फिर उसने अलग अलग हकीमों से अपना इलाज कराया, पर उसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ लगी निराशा। और अब खिलजी का स्वास्थ्य
दिन ब दिन और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहा था। तब उसको किसी ने बताया कि उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ अब एक ही इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्रमुख डिपार्टमेंट के प्रमुख व्यक्ति आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र। फिर खिलजी सोचता है कि जब उसके कास्ट के ही लोग उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पाए तो फिर एक दूसरी कास्ट का काफिर उसकी बीमारी का इलाज क्या ही कर पाए। लेकिन फिर भी खिलजी आचार्य जी के पास नालंदा गया और उनको ये चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास में इतना ही ज्ञान है तो वह खिलजी को बिना हाथ लगाए और बिना किसी दवाई के सही करके दिखाए। परिणाम स्वरूप आचार्य जी उस चुनौती को स्वीकार कर खिलजी को एक कुरान देते हैं और खिलजी से कहते हैं कि वह इस कुरान के कुछ पेज नियमित रूप से पढ़े। खिलजी ने ठीक वैसा ही किया। वह कुरान के कुछ पेज नियमित रूप से पढ़ने लगा और परिणाम स्वरूप वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके पीछे साइंस कुछ यूँ था कि जो कुरान आचार्य जी ने खिलजी को दी थी उस कुरान के पन्नों पर आचार्य जी ने दवाई का लेप लगा दिया था, जिसके कारण जब वह हर रोज़ कुरान पढ़ते समय जब वह पेज पलटता था तो उसकी उंगलियों द्वारा औषधि का सेवन हर रोज़ कर लिया करता था। और जब यह बात खिलजी को पता चली तब बहुत जेलिसी और इनसिक्योरिटी से भर गया, क्योंकि यह बात उसको बहुत ज़्यादा खल गई थी कि आचार्य जी ने उसकी वो बीमारी का इलाज कर दिया था जो कि खिलजी के बड़े से बड़े हकीम नहीं सही कर पाए थे। तो उसको ये बात बहुत ज़्यादा खल गई कि उनके पास में वो ज्ञान है जो कि खिलजी के बड़े बड़े हकीमों के पास में भी नहीं है। उसके बाद उसने ठान लिया कि वह उस ज्ञान के सागर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और फिर एक दिन खिलजी अपने सैनिकों के साथ में जाकर नालंदा को आग के हवाले कर देता है। इस भीषण आग में हज़ारों बुद्धिस्ट मॉन्क, टीचर्स और स्टूडेंट्स की मौत हो गई और यह यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को लेकर इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई। पर्शियन हिस्टोरियन मिनाजी सिराज ने अपनी किताब तबाकत नसीरी में बताते हुए लिखा है, हज़ारों सन्यासियों को जीवन जला दिया गया और हज़ारों के सर काट दिए गए। खिलजी ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश की और लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। जलते हुए हस्तलेखों से उठता हुआ धुआं पहाड़ियों पर एक काले कफन की तरह लटक रहा था। खिलजी ने उस देश के ज्ञान के सागर को जलाया था जिस भारत देश में किताब की एक पेज फाड़ना भी पाप माना जाता है। और नालंदा का डिस्ट्रॉय होना केवल भारत का एक बड़ा नुकसान नहीं था, बल्कि यह हर उस देश का नुकसान था जिस देश से लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा के डिस्ट्रक्शन के बाद बुद्धिज्म का मानव पतन होना बहुत तेजी से शुरू हो गया था। आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया भर से छिपी रही, क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन के बाद में नालंदा में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जो कि नालंदा को दोबारा से रिबिल्ड करा जाता। रह जाते हैं तो सिर्फ कांधार में बने इमारत के कुछ अवशेष जो कि समय बीतने के साथ साथ मिट्टी के अंदर दफन होने लगे थे। लेकिन 1811 से 1812 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने जब इस साइट का सर्वे किया तो उन्हें कुछ वहाँ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले। सर फ्रांसिस ने तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की खबर दी। कुछ साल सर्वे करने के बाद में एएसआई ने यह बताया कि वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसांग ने अपने ट्रैवलॉग में मेंशन किया था। और इस बात को कंफर्म करने के लिए एएसआई ने वहां पर खुदाई शुरू की और फाइनली 1915 में वहां 11 मोनेस्ट्रीज और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और साथ ही साथ ये एसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई 30 मीटर थी। ये सब कुछ देखने और इतना समय बिताने के बाद में एएसआई को एक बात तो बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई थी कि वह जितने एरिया में खुदाई कर रहे थे नालंदा उससे कई गुना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था। पिछले कुछ सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ तांबे की मूर्ति, बुद्धिस्ट कल्चर, कॉइन्स, सील्स और इंस्क्रिप्शन जैसी चीज़ मिली, पर नालंदा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी मिलना बाकी। और फिर मार्च 2006 में इंडिया के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एशियंट नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा और यह उस विश्वविद्यालय को जी उठाने का एक पहला कदम था। और साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, जिसके बाद सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे समय बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए और यह हमारे भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी के इस रहस्य के बारे में आपको पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।